नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं दिव्या और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 7 मई को तीसरे चरण का होगा मतदान, 17 मई को चौथे चरण के, 20 मई को 5वें चरण का होगा मतदान, 25 मई को छठे चरण का मतदान, 1 जून को 7वें चरण का और 4 जून को होगी मतगणना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में मतदान होंगे और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न होगा, 26 अप्रैल को दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया करवाई जाएगी, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान, 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है, 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा और वहीं 25 मई को छठे चरण का मतदान, 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और इसी के साथ 4 जून को पूरे देश में मतगणना करवाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा, 4 जून को मतगणना होगी। देश भर में रिजल्ट जो है 4 जून को सभी के सामने होगा। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने ये बड़ी जानकारी दी है। 7 चरणों में मतदान किया जाएगा और 4 जून को मतगणना करवाई जाएगी। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किन किन चरणों में किस किस तारीख को चुनाव होने हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर आप ये ब्रेकिंग में देख सकते हैं। 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है, 19 अप्रैल को पहले चरण में, 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान करवाया जाएगा, 7 मई को तीसरे चरण के मतदान होंगे और साथ ही 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को 5वां, 25 मई को छठा चरण और 7वां चरण 1 जून को मतदान करवाया जाएगा। साथ ही 4 जून को मतगणना जो है करवाई जाएगी पूरे देश भर में। कर्नाटक राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र और जम्मू में 5वें चरण में मतदान होगा, छत्तीसगढ़ असम में 3 चरणों में, ओडिशा, एमपी और झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। ये बड़ी खबर आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं जहां पर त्रिपुरा मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना। रिजल्ट जो है सबके सामने होंगी। हरियाणा में कब चुनाव होना है, क्या तारीखें सामने आई है? ओपी शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये तस्वीरें, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। बेसब्री से जो है चुनावी पार्टियां और साथ ही लोग जो है, भारत की जनता जो है इंतजार कर रही थी, इंतजार खत्म हो गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ओपी शर्मा जी। ओपी, बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, क्या कुछ अपडेट है ओपी? देखिए दिव्या, अगर हम चुनाव की बात करें तो पूरे देश को इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार आज अनाउंसमेंट जो हो गई है और देश में इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और 7 चरणों के अंदर जो ये चुनाव करवाए जाएंगे और 4 जून को मतगणना होगी और उसके बाद जो है लोगों को पता चल पाएगा कि उन्होंने किसके पक्ष में जो है जनादेश दिया है। इस बार के चुनाव की बात करें
तो करीबन जो 26 विधानसभा सीटें जो सीटों पर जो चुनाव होने हैं उनको भी जो है संबंधित राज्यों के लोकसभा चुनाव के साथ ही जो करवाया जाएगा। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 25 जो वो मई की बात करें तो हम उस दिन जो है वहाँ पे नोटिफिकेशन जो वो जारी जो है वो किया जाएगा। तो अब देखो, अब जिस तरीके से आज आदर्श चुनाव संहिता लागू होगी और जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट से जो चुनाव का एक सिलसिला, वोटिंग का जो सिलसिला शुरू होगा, उसी हिसाब से अब जो है वो तेजी आती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, देश की जितनी भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी हैं, उन सभी में जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो वो तेजी आ जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण का चुनाव जो है अप्रैल के लास्ट में होना है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल महीने के पहले वीक में सभी पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं उनकी घोषणा हो जाएगी और जो है चुनाव पूरी तरीके से आने वाले 15 दिन में तेजी पकड़ लेगा। जी दिव्या जी बिल्कुल। साथ ही ओपी ये भी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा में 25 मई को जो है चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्कुल दिव्या, देखिए अगर हरियाणा की बात करें, छठे चुनाव में हरियाणा का जो है वो चुनाव कहीं ना कहीं जो है वो करवाया जाएगा। और इसके लिए जो आधार छठे चरण का चुनाव ये जो पूरी तरीके से जो है वो होना है। बहरहाल अब अगर हम छठे चरण की बात करें तो उसके लिए जो है वो अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन जो है वो 10 दिन पहले जो है जारी कर दिया जाएगा। उसी के साथ जो है हरियाणा के अंदर भी जो है वो चुनाव हो जाएगा। हरियाणा की अगर हम इस बार की मतदाताओं की संख्या माने तो जहां इस बार की अगर संख्या करीबन 1,90,00,000 के आसपास जो है वो टोटल वोटर्स हैं और जिसमें से 49% महिलाएं और 51% के आसपास जो है पुरुष बताए गए हैं। तो अब देखते हैं कि हरियाणा का अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें, आमतौर पर 75% के आसपास ये रहा है जो साल 2009 में सबसे ज्यादा 73% या 74% के आसपास हुआ था। तो इस बार देखते हैं कि मतदान को लेकर जनता ने जो किस तरह का उत्साह देखते हैं। चुनाव आयोग ने भी लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो अभियान जो है शुरू किया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग से जो है बूथ बनाए जाएंगे और अगर कोई दिव्यांग है तो उसके पास घर से भी जो है वो वोटिंग अच्छी की जो है वो मतदान जो बैलेट पेपर करने के बाद एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई 85 साल से ऊपर का बुजुर्ग है तो उसके भी जो है घर से ही अगर वो चाहेंगे तो मतदान जो है वो करवाया जाएगा। और खास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर भी सरकार सोशल मीडिया और मीडिया के तमाम जितने भी साधन है उसके ऊपर जो है विशेष जो है नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन खबर अगर कोई भी देता है तो उनके खिलाफ आईपीसी और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो एक चुनाव में आयोग ने एक पहली बार एक जो है वो इस मॉडल भी कहीं ना कहीं लागू किया। बहुत अहम जानकारी आपने दी कि 1,82,000 के करीब 1,82,00,000 के करीब जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। कई महिला मतदाता हैं। 85 साल के जो ज्यादा के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें घर से वोट डालने की जो सुविधा दी जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में हरविंदर यादव जी, विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। सर, आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे सर? चुनाव की अगर बात करें तो साफ तौर पर 7 जो चरण है उनमें ये चुनाव है वो करवाया जाएगा। और हरियाणा के जो चुनाव है वो 7वें चरण में यहाँ पर होंगे। गजट नोटिफिकेशन के लिए 29 जो अप्रैल है उसका टाइम दिया गया है। नामांकन की जो डेट होगी उसके लिए 29 अप्रैल को आप नामांकन कर सकते हैं। और नामांकन का जो अंतिम दिन होगा उसमें 6 मई जो है चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। वहीं जो आप नामांकन जो वापसी की जो तारीख होगी वो 9 मई और वोटिंग के लिए 25 मई और 4 जो मई जून होगी उस डेट को यहाँ पर काउंटिंग होगी। 7वें चरण के अंदर हरियाणा के जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। 7 चरण में पूरे देश में यहाँ पर चुनाव होंगे। जो कॉन्फ्रेंस अभी चल रही थी उसके अंदर ही साफ तौर पर चीजें बताई गई और साथ ही इस बात का भी इम्तियाज रखा गया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि अगर होती है तो चुनाव आयोग उस पर नजर रखेगा। जी, साथ ही चुनाव आयोग ने जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी करी है कि अब से वो चुनाव प्रचार में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखे? बिल्कुल, एक सबसे बड़ी बात अब की बार चुनाव आयोग के द्वारा कही गई है कि जो भी फेक न्यूज होगी उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, उन पर नजर रखी जाएगी। साथ ही हर जिले के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और वहां के जिला उपायुक्त और जो पुलिस प्रशासन है उन्हें हिदायत दी जाएंगी कि अगर कोई भी चुनाव आयोग के द्वारा
जिन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया, अगर उन गतिविधियों के किसी भी प्रकार की अगर कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी यहाँ रखा गया। और पार्टियों को भी इस चीज के बारे में बताया गया है कि कुछ ऐसे जो है जिनका इस्तेमाल पार्टी के लोग नहीं कर पाएंगे, और कुछ आकलन करने की जो चीजें हैं, चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी चीज को आप दिखा रहे हैं कि इस प्रत्याशी का धड़ा भारी है या इसका है, तो वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार के आकलन को यहाँ पर डायरेक्टली किसी को छोटा या बड़ा आप लोग नहीं कह सकते। जी बिल्कुल सर। और हरियाणा की बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो है 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, 4 के नाम आना बाकी है। कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, तो ऐसे में अब लिस्ट जो है संभावित जो नाम बचे हुए उनके आने की भी संभावना तेज प्रबल हो जाती है कि अब जल्द ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही पार्टी को जो है चुनाव प्रचार में क्या कुछ अब ध्यान रखना होगा वो भी बताइए कि क्या क्या चीजें जो है आचार संहिता लागू होने से जो उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। जी बिल्कुल, हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर अभी तक जो घोषणा हो पाई, उसके अंदर जो नामों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, उसको देखते एक बात साफ लग रही है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो सरकार में बदलाव हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री जो खट्टर साहब हैं उन्हें हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। और अभी कुछ देर पहले भी चर्चा चल रही थी कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं अटकलें जो है, जो रोक है वो लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखा जा रहा है कि अब घोषणा हुई और घोषणा के बाद पार्टी इस चीज को जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी कि जो बचे हुए नाम है उनकी भी घोषणा यहाँ पर जल्द कर दी जाए। साथ ही आचार संहिता लगने के बाद बहुत सी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। किसी भी प्रकार की घोषणा है उसे नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं या फिर कोई नेता के द्वारा शिलान्यास वगैरह की जो चीजें होती है उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। साथ ही जो प्रचार की संबंधित चीजें होती है उन चीजों को भी चुनाव आयोग में एक एडवर्टाइजमेंट है उसके माध्यम से यहाँ पर रखा गया, और उन चीजों पर भी सख्त निगरानी यहाँ पर आयोग की रहेगी। बिल्कुल साफ तौर पर ये चीजें देखी जा सकती है। जी, साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से मशीन, मनी और मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के क्या कुछ बड़ी बातें जो है कही गई है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि जो ईवीएम है उसको लेकर भी सवाल किया गया था, पत्रकारों के द्वारा सवाल उठाया गया था कि बार बार जो विपक्ष है वो सवाल उठाता है कि ईवीएम को में हैक होने की बातें सामने आती है, ईवीएम के द्वारा जो चुनाव है उसको लेकर भी बातें की गई। लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की बात को जब तक तवज्जो नहीं दी जा सकती, जब तक इस चीज का कोई ठीक आकलन ना किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी मद्देनजर रखा जा रहा है कि पूरे ऑल ओवर भारत की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि चाहे फिर वो बर्फीली पहाड़ियां हो, फिर चाहे वो जंगल हो या फिर नदी का किनारा, हम हर जगह पे मुस्तैद होंगे और हमारी जो टीमें है वो चुनाव करवाने में सक्षम है। जी। और साथ ही चुनाव जो है एकदम स्पष्ट तरीके से करवाई जा सके, किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो, मशीन की हानि ना हो, हिंसा की घटनाएं ना हो, इसको लेकर के क्या कुछ जो इंतजाम रहेगा? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पानी की जो पीने की व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर पोलिंग बूथ पर प्रॉपर की जाएंगी। जो हेलो जी, आवाज आ रही है जी, जो पोलिंग बूथ है वहां पे पीने के पानी की व्यवस्था हो या बाथरूम की व्यवस्था हो, उन सब चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो मतदाताओं की जो एक संख्या, एक नया जो फॉर्मूला है या चुनाव आयोग की तरफ से अपनाया जा रहा है कि जो भी 85 वर्ष से अधिक आयु के जो वोटर हैं, जो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकते, उनके लिए एक विशेष सुविधा का प्रावधान यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया। एक फॉर्म होगा, फॉर्म उन लोगों को दिया जाएगा और वो घर पर आकर भी एक एक व्यक्ति का जो वोट है वो लेने का काम यहाँ पर चुनाव आयोग करेगा। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। और साथ ही जो भी सुरक्षा के इंतजामात हैं उन पर भी पूरी तरह से ध्यान रखने की बात है जो चुनाव आयोग करता हुआ नजर आ रहा है। और आचार संहिता लगने के बाद जो एक्टिविटीज है वो जाहिर तौर पर उन चीजों पर रोक लगेगी। साथ ही चुनाव आयोग ने जो पार्टी की जो प्रचार की चीजें हैं उन पर भी काफी हद तक आज खुलकर जो चीजें हैं उन पर सामने बोला है। जी बिल्कुल। साथ ही अरविंदर, चुनाव आयोग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव में कोई हिंसा ना हो, कोई दूसरा जो है वो आपका वोट नहीं डाल पाएगा, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पहले ऐसे खबरें सामने आती थी कि आरोप लगते थे कि कोई व्यक्ति अगर बाहर है, उसने अपना मत भिजवाया है, किसी और ने उसका मिसयूज कर लिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, चुनाव आयोग ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सबसे पहली बात उन्होंने बोली कि मॉनिटरिंग कमेटी है वो हमारी यहाँ पर काम करेगी। 24 घंटे हम लोग सोशल मीडिया को मॉनिटर करेंगे। हर जिले के अंदर एक सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ के जिला उपायुक्त और एसपी के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है वो रहेगी। साथ ही वहाँ पे जिला कलेक्टर की भी इस बात की विशेष ड्यूटी लगाने के साथ ही जो गैर सरकारी जो चीजें होंगी उन लोगों पर ध्यान ना देकर उन चीजों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। जो सरकारी तंत्र होगा उन चीजों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक सिस्टम से काम करेगा। साथ ही ड्रोन सिस्टम की बात यहाँ पर की जा रही है, बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जो बातें हैं वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा ये बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से निष्पक्ष करवाया जाएगा। जी, और साथ ही चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ी अहम जानकारी भी दी गई है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रत्याशी हैं, अगर उन पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड
रिकॉर्ड दर्ज है तो उसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये कितना अहम हो जाता है कि कोई अगर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज है या नहीं है, जनता ये सीधे तौर पर अब जान पाएगी। जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल हमेशा से ही खड़ा होता था कि कौन प्रत्याशी कहां से होगा, किस पोलिंग बूथ पर आपका वोट होगा, किस वोटर लिस्ट में आपकी किस संख्या के ऊपर आपका वोट है या नहीं भी है। ये तमाम चीजें हमें लंबे समय तक नहीं पता लग पाती थी, लेकिन अब की बार जो चुनाव आयोग ने एक वेबसाइट के माध्यम से इन चीजों को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि जो भी डाटा है वो डाटा आप ऑनलाइन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपके प्रत्याशी को आप चेक कर सकते हैं, वो किस विधानसभा से आते हैं, उनका गाँव कहाँ पे है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, पूरा का पूरा जो उनका लेखा जोखा है वो आपको साइट पर वहां पर मिलेगा और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन चीजों को भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। साथ ही एक बड़ी बात यहाँ पर चुनाव आयोग ने कही कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि चुनाव प्रभावित हो, आप वहां पर वीडियो और फोटो बनाकर संबंधित जो एक साइट है उसके ऊपर अगर आप डालेंगे तो जो आपकी लोकेशन होगी उसे ऑटोमेटिक वहां से उठाया जाएगा और 100 सेकंड या 100 मिनट का कुछ समय है जो यहाँ पर बताया गया है, उसके अंदर टीम वहां पर पहुंचेगी और वहां पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। साथ ही अरविंदर, चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि पार्टियां जो है चुनावी प्रचार में जो है अपना जो है मूल व्यवहार भूल जाती है, शिष्टाचार को भूल जाती है, जुमलेबाजी करती हैं और एकदम पर्सनल जो है वो जुमलेबाजी हो जाती है। इस तरह पर ना हो, और क्या कोई व्यक्ति अगर पर्सनल राजनीतिक कमेंट करता है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? बड़ी ही सीधी सी भाषा में मैं ये कहूं कि आज इस चीज को बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ये बात बिल्कुल सामने निकल कर आई है कि किसी भी प्रकार की जुमलेबाजी हो, किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो या किसी भी प्रकार से वोटरों को लुभाने की ऐसी कोशिश की जा रही हो जिससे कि उनका ध्यान दूसरी जगह पर खींचा जा रहा हो, इस चीज के ऊपर चुनाव आयोग पूरी तरह से नजर रखेगा। किसी भी प्रकार के जो शब्द है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भाषा है जिससे कि वोटरों को जो दिशा है उसे बदलने का अगर प्रयोग किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अगर यहाँ किया जाता है तो उस पे एक्शन की बात भी चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर कही है। साथ ही चुनाव आयोग ने एक बात बिल्कुल क्लियर यहाँ पर की है कि उन लोगों की जो नजर है वो 24 घंटे वहां पर पैनी नजर बिल्कुल बनी रहेगी और निष्पक्ष चुनाव करवाने की चुनाव आयोग आज बात कर रहा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरविंदर यादव आपका हमारे साथ इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, 7 चरणों में मतदान होंगे और साथ ही आपको बता दें कि 19 अप्रैल से जो है पहले चरण का मतदान चालू हो जाएगा। 4 जून को मतगणना जो रिजल्ट है वो सभी के सामने होगा। चलिए बड़ी खबर में बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अंबाला से है जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्हें कुछ भी पता नहीं है, ना उन्हें किसी तरह की कोई सूचना मिली है, ना ही किसी ने उनसे संपर्क किया। शपथ ग्रहण की बात से लेकर अब तक उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, ये अच्छी सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके छोटे भाई जैसे हैं और बहुत बेहतरीन वो काम करेंगे। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया है। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। बड़ी खबर में तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं जहां लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो ने कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला के नाम की घोषणा कर दी है। कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में घोषणा की गई है। इस दौरान इनेलो अनुशासन समिति के चेयरमैन शेर सिंह बड़शामी भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का फैसला चौटाला साहब ने किया है। वर्कर की राय के आधार पे, रायशुमारी के आधार पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां से उम्मीदवार का नाम फाइनल किया है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर में रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर का, जहां रोहतक लोकसभा सीट पर पिछली दफा हुई हार से सबक लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार के चुनाव में बैलेट पेपरों की गिनती सीसीटीवी की निगरानी भी कराए जाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि झज्जर में कांग्रेस के घर घर अभियान के तहत डोर टू डोर प्रचार में जुटे दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण
चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है। इस चुनाव में वोटों की चोरी कर किस तरह से बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, इसलिए लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब बैलेट पेपर की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाए। झज्जर से खबर, दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। पिछली हार से दीपेंद्र हुड्डा ने सबक लेने की बात कही है। निगरानी में हो बैलेट पेपर की गिनती, ये मांग की जा रही है। रोहतक लोकसभा सीट पर पिछली दफा जो हार हुई थी उससे सबक लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इस चुनाव में बैलेट पेपरों की गिनती जो है सीसीटीवी की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। बता रहे हैं कि आपको झज्जर में कांग्रेस के घर घर अभियान के तहत डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने ये बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा कि लोकतंत्र का बीजेपी में कतई विश्वास नहीं है, बीजेपी का लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही वोट चोरी का भी आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव की दीपेंद्र हुड्डा मांग कर रहे हैं और कहा है कि निष्पक्ष चुनाव तभी संभव हो पाएगा जब बैलेट पेपर की जो गिनती है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में करवाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झज्जर से। नहीं कह के कोई बुलाया नहीं गया। मैसेज यही था कि आपने पहुंचना है। 11 बजे हैं, अब तो पेपर हो गया है। तो मैं समझता हूँ तो बुलाया नहीं बुलाया उस बेकार की बात हो गई है। अब कोई संशय थोड़ा सा होगा पार्टी के बीच में। जब तक अनाउंस नहीं हो जाता अपने मुंह से, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कहते थे, जब तक बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं। कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबको सामंजस्य बिठाकर काम करें। सर, विज साहब कारण भी माने जा सकते हैं, जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसको लेकर भी कुछ ये डिले हो, क्या लगता है? तो इसी वजह से डिले हुआ है वो, लेकिन मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है 2:30 बजे तक मान लेंगे। बड़ी खबर का खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।